हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे बेटा आप सभी। हमने क्लास 7 वसंत भाग 2 के 7वीं की 5 चैप्टर इसके कंप्लीट कर लिए हैं इसमें, और आज हम करेंगे इसका 6 वाला चैप्टर। 6 चैप्टर है, इसकी कविता है ये है श्याम एक किसान। क्या नाम है? श्याम एक किसान। श्याम जैसे कि शाम का समय है, और एक किसान के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, और बहुत ही छोटी सी बहुत अच्छी पोयम है, और इसके राइटर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 2 बार हम इसको लिख के देखेंगे। कविता का राइटर तो हमेशा अच्छे से सबको याद होना चाहिए, क्योंकि कविता में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कविता में राइटर का याद करना। तो आप याद करेंगे श्याम एक किसान बराबर लिख के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसमें क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, देखिए ये एक पहाड़ है, ये बादल है, आसमान है, और ये एक नदी बह रही है, और यहाँ पे एक डूबता हुआ सूरज है, और यहाँ पर ये प्लास के फूल है। तो इसमें इसकी उपमा दी गई है, पहाड़ को उपमा दी गई है आदमी की, किसान की, एक किसान की जिसको सर्दी लग रही है, और इसने साफ़ा पहना हुआ है आसमान का, और ये सूरज यहाँ पे डूबता हुआ सूरज, लाल लाल सूरज दिखाई दे रहा है। इसको उपमा दी गई है चिलम की, और ये एक चिलम पी रहा है। गांव में जो पीते हैं ना बड़े बूढ़े, वो चिलम पी रहा है। और यहाँ जो प्लास के जो पौधे हैं उन पे लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। प्लास के पौधों पे लाल रंग के फूल खिलते हैं, तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जंगल में अंगीठी से लग रही हो। ठीक है, तो ये इसमें यही वर्णन किया गया है। देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो ये पहाड़ बैठा है, आप ऐसे समझेंगे इसको। इन पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि यहाँ एक सर्दी का समय है, और जाड़े में एक किसान यहाँ पर बैठा हुआ है। तो पहाड़ को किसान की संज्ञा दी गई है। तो बोलेंगे ये पहाड़ का आकाश का साफा बांधकर, ये किसान है, और ये आकाश का साफा बांधकर, ऐसा लग रहा है, ये पगड़ी है तो ऐसा लग रहा है आकाश का उसने साफा पहन रखा है, और सूरज की उसने चिलम खींच रहा है, और ऐसा दिख रहा है ये जैसे सूरज की चिलम खींच रहा था। अर्थ सूरज इतना लाल लाल दिख रहा है जैसे वो चिलम हो। ठीक है, बैठा है पहाड़। ठीक है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और इसके घुटनों पर घुटनों के पास से जो नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे घुटनों पर चादर उसने डाल रखी है किसान ने ओढ़ने के लिए। पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी, और उसके पास में ऐसा लग रहा है जैसे कि जो प्लास के यहाँ पे जो दिख रहे हैं लाल लाल सा, तो ये प्लास के जो पौधे हैं उन पर लाल रंग के फूल आ गए हैं, और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे जंगल में अंगीठी दहक रही है। मतलब दहकना मतलब जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में सर्वेश्वर दयाल जी कहते हैं कि दूर पश्चिम की तरफ सूरज छिप रहा है, और पूर्व की तरफ अंधेरा ज़्यादा होने लगा है। तो ये राइटर कह रहे हैं कि अंधकार दूर पूर्व में, पूर्व की तरफ अंधकार ज़्यादा होता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों के जैसे झुंड बैठे हों। जिधर अंधकार ज़्यादा लग रहा है ना, वहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों के झुंड बैठे हों। आया नहीं आया समझ में? और फिर से बताऊँ। देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। देखो यहाँ पर पहाड़ को एक किसान की संज्ञा उपमा दी गई है। तो ये पहाड़ बैठा है, और ऐसा लग रहा है जैसे उसने आकाश का साफा पहन रखा है, और सूरज की चिलम वो पी रहा है। सूरज रूपी लाल लाल जो जल रही है, ऐसा लग रहा है सूरज की चिलम वो खींच रहा है, अर्थात पी रहा है पहाड़, और वो किसान। घुटनों पर पड़ी है नदी, और उसके घुटनों पर जो नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे उसके घुटनों पर चादर पड़ी है ओढ़ने के लिए। पास ही दहक रही है प्लास के जंगल की अंगीठी, और पास में ही जो लाल लाल प्लास के फूल है वो खिल रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जंगल में अंगीठी सी लग रही हो, दहक रही हो। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा, और जो पश्चिम की तरफ जब सूरज छिप रहा है तो पूर्व की तरफ अंधकार ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है। तो उधर ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों के झुंड बैठे हों, सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। तो पूर्व दिशा में ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड बैठा हो। आगे है, अचानक बोला मोर
इस तरह से जब चल रहा था तो अचानक क्या हुआ, आवाज़ आई, मोर बोला, जैसे किसी ने आवाज़ दी, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। तो ये किसान बैठा है ना, तो अचानक सुनसान सा है सब कुछ, तो मोर बोलता है, ये देखिए मोर है, ये बोलता है कि सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा। चिलम औंधी मतलब चिलम गिर गई और धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। जैसे उसने कहा, तो जैसे इसने इधर देखा किसान ने, तो सूरज, चिलम औंधा मतलब सूरज डूब गया, चिलम औंधी मतलब सूरज डूब गया और धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। और यहाँ पर अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ठीक है, ये सर्वेश्वर दयाल की कविता है, बड़ी ही अच्छी कविता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे सारे। सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। ये देखिए वर्ड मीनिंग, चैप्टर नंबर 6, शाम एक किसान। शाम के समय में किसान का वर्णन है इसमें पूरी कविता में। तो इसमें वर्ड मीनिंग करेंगे हम फर्स्ट में, आकाश। आकाश मीन्स होता है आसमान, आकाश मीन्स आसमान। ध्यान से सुन लेंगे तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंधकार मीन्स होता है अंधेरा, सबको पता है। प्लास मीन्स होते हैं वृक्ष, एक प्लास एक वृक्ष का नाम है जिसमें लाल लाल रंग के फूल खिलते हैं। औंधी होते हैं उलट देना, औंधी मतलब उलट देना, चिलम औंधी हो गई, सूरज डूब गया, इसमें ये वर्णन आया है। डूबा मतलब अस्त होना, डूबा मतलब अस्त होना। सिमटा होता है सिकुड़ा हुआ। चिलम होते हैं मिट्टी का बना बर्तन जिसमें लोग धूम्रपान करते हैं, यानी कि चिलम तो सभी जानते होंगे बच्चे, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ बर्तन होता है वो जिसमें धूम्रपान लोग करते हैं। इसके बाद है कठिन शब्द। कठिन शब्द जो भी कविता में आपको लगे हैं वो आप एक बार लिख के देखें। और इसमें तो लिख रखे हैं बांधकर, चिलम, जंगल, अंगीठी, पूर्व, अंधकार, धुआं, सूरज। और इनकी मात्राओं का ध्यान रखिए, जो इधर होती है, जैसे सूरज है इसकी इधर मात्रा है तो ये होती है बड़ा ऊ की मात्रा, इधर होती है छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, ये पूर्व में भी बड़ा ऊ की मात्रा है। इसी तरह ये अंगीठी में है, पीछे से आ गई तो बड़े की, और आगे से आ गई ये छोटी की मात्रा होती है। और डिफ़िकल्ट वर्ड क्या हो सकते हैं इसमें, क्लास भी हो सकता है, बस यही है, कुछ खास नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो पढ़ेंगे हम इसको पहले। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है, इसे बनाने के लिए 5 रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। रूपक मतलब इसमें रूपक, इसका रूप मतलब जैसे चिलम उसको दिया ना, चिलम, सूरज को चिलम का रूप दिया है ना, तो वो होता है रूपक। तो इसे बनाने के लिए 5 एक रूपता दिखाई गई है जिनमें उन्हें उपमा दी गई है। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हैं। आकाश को साफे की उपमा दी गई है, यानी कि आकाश को साफे की एक रूपता दिखाई गई है। और कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर की है। एक रूपता भी कह सकते हो और उपमा भी कह सकते हो। मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोज कर लिखिए। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, मतलब 5 एक रूपता दिखाई गई, 2 तो क्वेश्चन में दिखा दी है और 3 आपको खुद से लिखनी है। तो आप ऐसे लिखेंगे, देखिए जैसे सूरज, चिलम को किसकी उपमा दी गई है, सूरज को चिलम की दी गई है ना, तो सूरज को चिलम की उपमा दी गई है। ये लिखेंगे एक रूपता, ठीक है। फर्स्ट, दूसरी एक रूपता है ये, पहले तो आकाश की और साफे की है, दूसरी है सूरज की चिलम, तो ये दूसरी एक रूपता है, एक रूपता ऐसे, या उपमा भी लिख सकते हो। दूसरी है पलास के जंगल की अंगीठी। पलास के जो जंगल है वो अंगीठी सा लग रहा है, अंगीठी जैसे अंगीठी दहक रही हो, ये चौथी एक रूपता है, चौथी एक रूपता ऐसे लिखना है। और भेड़े के गले सा अंधकार, तो ये 5वीं एक रूपता, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। ये आपको पता है, एक बार थोड़ा सा याद कर लेना अगर ध्यान नहीं रहता है तो। भेड़ों के गले सा अंधकार, पूर्व दिशा में भेड़ों के गले सा अंधकार दिखाई दे रहा था, ये था लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक में भी देख लेंगे, नोटबुक में भी देख लेंगे। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। फर्स्ट में कै भाग में है इसका, शाम कब से शुरू हुई। देखो सूरज जब पश्चिम में क्षितिज होता है, क्षितिज मतलब नीचे डूबने लगता है, तो शाम का आभास होने लगता है। तो फर्स्ट में तो ये लिखेंगे, सूरज जब पश्चिम की तरफ क्षितिज होता है तो शाम का आभास होने लगता है। और ख भाग में लिखेंगे, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है। तो सूरज डूबने में 8 से 10 मिनट में डूब जाता है, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज में हो सूरज। नेक्स्ट है, इस बीच आसमान में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या परिवर्तन हुए। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए।
तो सूर्य की रोशनी धुंधली पड़ जाती है। जैसे सूरज डूबता है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो लिखते हैं। तो ये सभी बच्चों को पता है, जब सूरज डूबता है तो क्या होता है, आकाश धुंधला धुंधला हो जाता है और सूरज की जो तेज़ तेज़ किरणें दिन में आती हैं ना, वो समाप्त हो जाती हैं और पश्चिम दिशा में ललिमा भर जाती है। जब पश्चिम दिशा में वो लाल लाल दिखने लगता है और चारों तरफ का वातावरण शांत हो जाता है शाम के समय। ठीक है, ये तो थे क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 यहाँ तक हो गए ना, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किताब में देखेंगे। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें 1 या 2 शब्दों में लिखिए। तो इनकी बोलियां लिखनी है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। कविता में नेक्स्ट देखिए, कविता से आगे क्या है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग हो। इस कविता में जो मोर दिखाया गया है, सूरज दिखाया गया है, साफा दिखाया गया है, उन सब के कलर आपको लिखने हैं जितने भी याद आते हैं। जैसे सफ़ेद कलर और सूरज डूबते लाल, वो लाल कलर, और मोर का जो कलर है ब्लू कलर, और सभी जो कलर जो आपको दिखते हैं ना वो कलर के नाम लिखने हैं। जैसे इसमें ठीक है, पीला कलर, वो ऑरेंज कलर, ये सभी। तो शाम के समय क्या करते हैं पता लगी। जो ये है पक्षी हैं, ये भी क्वेश्चन आते नहीं हैं, बाकी एक बार देख लेते हैं। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसानी, ये सब क्या करते हैं शाम को। तो पक्षी क्या करते हैं, पक्षी अपने घोंसलों में उड़ते घूमते फिरते हैं और शाम को अपने घोंसलों में आ जाते हैं। खिलाड़ी भी खेल कर शाम को अपने घर आ जाते हैं। फल और सब्जियों वाले लोग भी फल सब्जियों को बेचकर शाम को अपने घर आते हैं। और माँ शाम को क्या करती है, खाना बनाती है। और पेड़ पौधे भी शाम को सोने की तैयारी करते हैं। पिताजी भी ऑफिस से घर बच्चों के पास आ जाते हैं। और किसान खेतों में काम कर अपने घर चले जाते हैं और बच्चे खेलते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। एक क्वेश्चन ये है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है कि संध्या का झुटपुट बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया। कि सुमित्रानंद पंत ने ये कहा है कि संध्या के समय में चिड़िया और बांसों के झुरमुट में चिड़िया चहक रही हैं और टी टू टू टू। तो ये उसने कहा है सुमित्रानंद पंत ने। तो इन्होंने तो चिड़िया के बारे में वर्णन किया है। और सर्वेश्वर दास सक्सेना ने क्या किया, सक्सेना है, सक्सेना नहीं है शायद, हाँ सक्सेना ही है ऊपर की। और इस जो कविता में क्या है, सर्वेश्वर दास सक्सेना जी ने क्या कहा है कि एक किसान है, वो सर्दियों के समय में बैठा और उसकी उपमा सूरज से और मिट्टी से, नदी से, इनसे की गई है। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, बस इनके अंतर लिखने हैं। इन्होंने तो चिड़िया के बारे में लिखा है, पशु पक्षियों के बारे में लिखा है कि वो कैसे कैसे आवाज़ें निकालते हैं इकट्ठे होके। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ये लिखा है किसान के बारे में। इसके शॉर्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन और दिख रखा है, अनुमान और कल्पना में श्याम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना से व्यक्त करोगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, अब उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। अगर आपको सुबह के बारे में कविता लिखने के लिए बोला जाए तो आप कैसे लिखेंगे। तो सुबह के बारे में हम ये लिख सकते हैं, सुबह के समय पेड़ों की आवाज़ होने लगती है, पत्तों की चहचहाट होने लगती है, सुनाई देने लगती है, पूर्व दिशा में सूर्य की लाली दिखाई देती है। देखो इसमें सुबह के टाइम में पूर्व दिशा दिखानी है, तो पूर्व दिशा में सूर्य की ललिमा दिखाई देती है, शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देती है। सूर्य लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है। और देखो सभी ने देखा है, सुबह सूरज होता है वो लाल रंग का होता है, जैसे एक बहुत बड़ी बोल हो लाल रंग की। इसी समय माता पिता अपने बच्चों को उठने के लिए कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आते नहीं है इस तरीके के, बट कोई बात नहीं, हो गए क्वेश्चन। तो यही आते हैं जो आगे होते हैं ना, उनमें से ही आते हैं। इसके बाद हम अतिरिक्त प्रश्न देखेंगे जो इम्पोर्टेंट बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों में। तो फर्स्ट है, देखिए श्याम एक किसान कविता की रचयिता बताने सर्वेश्वर दास सक्सेना, सबको याद है। और पहाड़ की उपमा किससे की गई है, पहाड़ की उपमा किसान से की गई है। और इस तरह सबकी उपमा ही बतानी है पांचों की। अंधेरे की तुलना किससे की गई है, झुंड में बैठी भेड़ों से। और ये कुछ क्वेश्चन और है नीचे, ये भी देख लीजिए। और वरना आपको आंसर देने में बोलती जाऊंगी, आप बताना कितने आपको याद हुए।
तो शाम के समय पहाड़ कैसा दिखाई देता है? तो शाम के समय पहाड़ किसान जैसा दिखाई, किसान लग रहा था ना, पहाड़ था वो कैसा लग रहा था? किसान जैसा। पहाड़ कैसा लग रहा था? किसान जैसा। नेक्स्ट है पहाड़ में किसका साफा बांधो? पहाड़ में किसका साफा बांधो? ये सबको पता होना चाहिए। ये आसमान का साफा था ना, सफ़ेद सफ़ेद ऊपर बांध रखा था, वो आसमान का साफा था। नेक्स्ट है नदी की तुलना किससे की गई है? तो नदी की चद्दर से की गई थी, है ना, सबको ध्यान होना चाहिए सभी। और प्लास के फूल का रंग कैसा होता है? वो लाल रंग का होता है। प्लास के फूल का रंग कैसा होता है? लाल रंग का। और जंगल में प्लास के खिले हुए फूल किसके जैसे दिखते हैं? जलती हुई अंगीठी के जैसे। कैसे दिखते हैं? जलती हुई अंगीठी के जैसे। सुनसान वातावरण में अचानक किसकी आवाज़ सुनाई दी? जब सुनसान वातावरण था तो अचानक सुनते हो ये आवाज़ आई थी ना, किसने कहा था? मोर ने। किसने कहा था? मोर ने। और भेड़ों का झुंड कहाँ सिमटा बैठा है? भेड़ों का झुंड कहाँ था? जहाँ सूरज डूब रहा था पश्चिम की तरफ, तो अंधेरा ज़्यादा हो रहा था पूर्व की तरफ, वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे भेड़ों का झुंड सिमटा बैठा है, तो ये पूर्व में था। कवि ने दहकती अंगीठी किसे कहा है? कवि ने दहकती अंगीठी प्लास के जंगलों को कहा है। चिलम औंधी होने से कवि का क्या अर्थ है? तो चिलम औंधी होना मतलब सूरज डूब जाना, सूरज डूबने का आशय है इसमें। चिलम औंधी होने का मतलब है सूरज डूबने का। और अंधेरे की तुलना किससे गई है? झुंड में बैठी भेड़ों से। अंधेरे की तुलना किससे की गई है? झुंड में बैठी भेड़ों से। तो ये था हमारा चैप्टर, कंप्लीट हो गया। आशा से बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके अच्छे से रीडिंग करिए और एक बार इसको ध्यान से सुन लेना। 15 मिनट की वीडियो है, इसको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सारे क्वेश्चन, इसमें इससे बाहर कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, सभी अच्छे से करवा दिए हैं। सभी को बहुत अच्छे से सुनना है और इसको याद कर लेना इसी वक्त, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नेक्स्ट पढ़ाएंगे, इसका कौन सा है? चैप्टर 7 अपूर्व अनुभव। ये भी अच्छी स्टोरी है वैसे, कल पढ़ेंगे इसकी स्टोरी है। और आशा है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और पीछे की सारी वीडियो को आप एक एक करके देखिए और अच्छे से याद कीजिए और अपनी तरफ से एक्सप्लेन करिए। सभी क्वेश्चनों को रट्टाफिकेशन कोई नहीं करेगा, सभी बच्चे अपनी तरफ से समझेंगे। सिर्फ समझना है, मेरा मकसद यही है कि बच्चे रट्टाफिकेशन ना करें, समझे और अपनी तरफ से एक्सप्लेन करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।